हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टू द पॉइंट विशेषांक में हम लोग डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम का। इसके बारे में आपने पेपर में पढ़ा होगा, और इस अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या नई जानकारी है और क्या इसकी विशेषता है, क्यों इसे लागू किया गया है, उसके बारे में आज के इस विशेषांक में जानेंगे। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने इस स्कीम के बारे में जानकारी दी है। और इस स्कीम को लेकर काफ़ी जो यूथ है, जो सेना में जाने का इच्छुक था, जो काफ़ी साल से जो सेना की तैयारी कर रहे थे, उनमें एक रोष भी व्याप्त है। जो स्कीम है, स्कीम को लेकर जो बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव से वो नाखुश हैं। हालांकि सरकार के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल है, और इस स्कीम के द्वारा जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें तीनों सेनाओं में, जल थल और वायु सेना में जो रिक्रूटमेंट की जाएगी, वो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और जो फाइनेंशियली भी जो सेना में काम करेंगे लोग, उनको स्ट्रांग होने का मौका इसमें मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेषांक, और देखते हैं कि इस स्कीम की क्या विशेषता है और किस प्रकार से ये पुराना जो सिस्टम था रिक्रूटमेंट का, उससे बेनिफिशियल है। दोस्तों, अग्निपथ की स्कीम जो है उसमें लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी। और अधिकांश जो भर्ती है उसमें 4 साल की सेवा को ही इसमें शामिल किया जाएगा। मेजर चेंज है ये रिक्रूटमेंट का। पहले जो रिक्रूटमेंट होती थी उसमें जो सैनिक थे वो फॉरएवर, हमेशा के लिए एक रिटायरमेंट के समय में ही रिटायर होते थे, लेकिन अब ये इसको चेंज कर दिया गया है। और जो सेना में जो भर्ती का समय दिया गया है, सेना में जो सेवा का समय दिया गया है, वो केवल 4 वर्ष ही रखा गया है। तो मेजर चेंज है ये। 4 वर्ष का होने से जो मेजर फायदा होगा वो यही होगा कि जो युवा हैं, जो एकदम युवा लॉबी जो देश की है, वो युवा लॉबी सेना में भर्ती हो पाएगी, और एक बड़ी संख्या में युवा हैं वो देश की सेवा कर पाएंगे। इसके अलावा कुल वार्षिक भर्तियों में से जो 25% जो भर्ती होगी, उसका स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों तक जारी रखने की अनुमति मिलेगी। जो भी टोटल ये भर्ती की जाएगी, जैसा कि 50,000 भर्तियां करने की बात इसमें की जा रही है, 50,000 की भर्ती होती है, तो उसमें से 25% जो लोग हैं उन्हें अगले 15 साल के लिए कैरी किया जाएगा। तो ये भी एक मेजर चेंज है। जो 25% लोग हैं, उन 25% लोगों को एक स्थायी कमीशन जो है वो इनको इनका चयन करेगा इनके परफॉर्मेंस के आधार पर, और अगले 15 वर्ष तक वो अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। इस कदम से जो देश के 13 लाख से अधिक मजबूत जो सशस्त्र बल हैं, उनके लिए स्थायी बल का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो भी सशस्त्र बल हैं उसमें जो भी आर्म फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में एक तो जो देश का जो नवीनतम युवा होगा उसे सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही जो ये बल हैं वो भी इस स्तर पर स्ट्रांग हो पाएंगे। सरकार के इस कदम से रक्षा पेंशन बिल जो कि काफ़ी कम हो जाएगा, जो कई वर्षों से सरकारों के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। 4 साल की सिर्फ जब सर्विस होगी, तो 4 साल की सर्विस होने पर उसे जो सेवा है उससे निवृत्त कर दिया जाएगा। और इस सेवानिवृत्ति के पश्चात जो सेवा से जो छूटेंगे लोग, उनको पेंशन देने की जो टेंशन है वो सरकार को नहीं रहेगी, और इससे जो सरकार के ऊपर पेंशन बिल का जो आर्थिक भार पड़ता था वो भी नहीं पड़ेगा। काफ़ी समय से इस बात की चर्चा की जा रही थी किस प्रकार जो रक्षा के ऊपर जो हमारा खर्चा है उसे किस प्रकार से कम किया जाए। और क्योंकि जो हमारी जो नेसेसरी जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि गोला बारूद है या अन्य कोई चीज़ें हैं, या टेक्नोलॉजी में हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपने देश को रक्षा के क्षेत्र में, तो उन सब चीज़ों को तो करना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ऐसे एक ऐसा रास्ता निकालना काफ़ी ज़रूरी हो गया था जिससे कि खर्चे को कम किया जा सके। तो इस तरीके से जो रक्षा पेंशन बिल है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। कौन कौन से लोग हैं जो इस स्कीम के तहत सेना में जाने के लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए यही यह जो रिक्रूटमेंट है उसे शुरू किया गया है।
आपको बता दें कि जो एनडीए और सीडीएस से संबंधित जैसे जो भी रिक्रूटमेंट होती थी, उन रिक्रूटमेंट का इसमें इस नए फॉर्मूले से, नई स्कीम से उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि अधिकारी रैंक से नीचे के जो कर्मी हैं, जो सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल नहीं होते हैं, उन्हें अग्निपथ योजना के तहत 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक की आयु। दोस्तों ये जो 23 वर्ष की आयु है, इसे शुरू में अभी 21 वर्ष की रखा गया था, लेकिन देश में जो जैसा दंगा फसाद युद्ध के द्वारा किया जा रहा है, वो जो तोड़ फोड़ इनके द्वारा की जा रही है, उसको देखकर ये जो आयु है वो 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। 23 वर्ष की आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे और भर्ती में मानक वही रहेंगे जो भर्ती रैलियों के माध्यम से साल में 2 बार की जाएगी। जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट हैं, वो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स वो ही रहने वाली हैं जो कि पहले की रिक्रूटमेंट के फॉर्मूले में थी। और साथ ही जो एक साल में 2 बार ये रिक्रूटमेंट पहले की तरह अभी भी जारी रखी जाएगी। इस सिलेक्शन के बाद में जो सिलेक्शन होगा उसके बाद में क्या क्या होगा, क्या क्या उन उम्मीदवारों को, उन सैनिकों को मानदेय मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। एक बार चुनने के बाद उम्मीदवार को 6 महीने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 6 महीने की जो आवश्यक ट्रेनिंग होगी, उस आवश्यक ट्रेनिंग को हर किसी को दिया जाएगा। इसके बाद 3.5 साल के लिए उसे सेना में तैनात किया जाएगा। 3.5 साल के लिए सेना के किसी भी टुकड़ी में उसे तैनात कर दी जाएगा और किसी भी समय के किसी भी स्थान के लिए उसके तैनात किया जा सकता है। 3.5 साल की ये अवधि रहेगी। 4 वर्ष में से 6 महीना ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल उसकी सर्विस होगी। इस अवधि के दौरान उसे अतिरिक्त लाभ के साथ में 30,000 रुपये प्रारंभिक वेतन मिलेगा, जो कि 4 साल की सेवा के अंत तक 40,000 हो जाएगा। शुरू में जो ये वेतन रहेगा वो लगते ही 30,000 रुपये होगा। इसके अलावा इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 40,000 रुपये प्रति मंथ हो जाएगा। तो इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवधि के दौरान उसके वेतन का 30% हिस्सा, दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, 30,000 रुपये उसकी सैलरी है मान लीजिए इनिशियली, तो उसमें से 30% जो कटौती होगी, वो कटौती इसमें सेवानिधि कार्यक्रम के तहत हर सैनिक के सैलरी में से की जाएगी और उसे अलग रखा जाएगा। और सरकार हर महीने एक समान राशि का योगदान भी करेगी। जो जितनी भी कटौती होती है, यहाँ पे मान लीजिए 5,000 रुपये की कटौती किसी सैनिक में होती है, तो 5,000 रुपये सरकार के द्वारा भी उसमें ऐड किए जाएंगे। इसका मतलब हर साल 10,000 रुपये अतिरिक्त जो है वो हर सैनिक के जमा होते जाएंगे और उस पर सरकार ब्याज भी देगी। 4 साल की अवधि के अंत में प्रत्येक सैनिक को एक मुश्त राशि के रूप में 11.71 लाख 11.71 लाख रुपए जो हैं हर सैनिक को मिल जाएंगे। इतने पैसे उसके इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एक सैनिक जब 4 साल की नौकरी करने के बाद में निकलेगा, तो 4 साल की नौकरी करने के बाद में उसके पास में उसे जो सैलरी 4 साल तक मिलेगी वो तो मिलेगी ही, उसके अलावा भी उसे 11.71 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। मतलब इतनी जो उसके जो कटौती 30% की कटौती की जाएगी और सरकार के द्वारा भी उसमें जो ऐड किया जाएगा हर महीने, उसे ऐड करने के बाद में 4 साल के बाद में उस पर ब्याज जोड़कर 11.71 लाख की राशि जमा हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। इसके अलावा उसे 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का बीमा भी दिया जाएगा। 4 साल का जब उसका वर्किंग रहेगा तो उसे लाइफ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, जो कि कितने का होगा, 48 लाख रुपए का। 48 लाख रुपए का जीवन कवर भी मिलेगा। मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन वर्ष सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उसको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 48 लाख रुपए का तो उसका लाइफ इंश्योरेंस का कवर है, और इसके अलावा अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस साल की सैलरी और वो सब चीज़ें जोड़कर लगभग 1 करोड़ रुपए उसके जमा हो जाते हैं। 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को मिल जाएंगे। हालांकि 4 साल के बाद में बैच के लिए 25% लोगों को ही उनकी संबंधित सेवाओं में 15 साल की अवधि के लिए वापस लिया जाएगा। 25% लोगों को ही वापस से आगे कैरी किया जाएगा, और वो भी कैरी सिर्फ 15 साल के लिए किया जाएगा। जो लोग फिर से चुने जाते हैं उनके लिए सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए प्रारंभिक 4 साल की अवधि पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों देखिए, जो भी लोग मान लीजिए 4 साल में, इस पर्सन ने 4 साल में अपनी जो सेवा है वो कंप्लीट कर ली है, इसके बाद में 25% लोगों के लिए कमीशन सिलेक्शन प्रोसेस करेगा
उस 25% के सिलेक्शन प्रोसेस में भी ये जो पर्सन है वो मान लीजिए सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट होने के बाद में जो ये पिछले 4 साल का जो उसने टेन्योर सेना में निकाला है, उस 4 साल को 15 साल की सर्विस में और सेवानिवृत्ति 15 साल के बाद में जब उसका रिटायरमेंट होगा, उस रिटायरमेंट में जो भी उसके कैलकुलेशंस होंगे उसमें इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि 25% लोगों को पूरे 100% लोगों को ही साथ के साथ में जो उनकी सैलरी है वो दी जाएगी, और 4 साल पूरे होने पर हर आदमी को 11.71 लाख रुपए दिए ही जाएंगे। क्योंकि जो आगे 15 साल है उसमें इनकी जो ये कैलकुलेशन है वो कैरी नहीं की जाएगी। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट है इससे संबंधित वो कितने दिनों में या कब शुरू होने वाली है? योजना के तहत 90 दिनों के भीतर भर्ती शुरू हो जाएगी, जो सेवाओं में अखिल भारतीय सभी वर्ग के तहत की जाएगी। यह सेना के लिए एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां रेजिमेंट प्रणाली में क्षेत्र और जाति के आधार हैं। इस व्यवस्था को समय के साथ खत्म कर दी जाएगी। अभी हमारे यहाँ पे देश में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे राजपूत बटालियन है, या जो भी जैसे पंजाब से संबंधित जो बटालियन है, तो कोई भी अगर मान लीजिए जाति विशेष का कोई राजपूत सैनिक होता है तो उसे राजपूत बटालियन में डाला जाता है। पंजाब से संबंधित कोई कैंडिडेट आता है तो उसे पंजाब में डाला जाता है। अरुणाचल प्रदेश से कोई अगर मान लीजिए कैंडिडेट आता है तो उसे अरुणाचल प्रदेश के का उसमें रेजिमेंट में डाला जाता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न रेजिमेंट्स हैं उसका चयन किया जाता था, लेकिन अब इस प्रोसेस के चालू होने के बाद अखिल भारतीय और सभी वर्ग का जो ये प्रोसेस है उसे लागू किया जाएगा। और ये प्रोसेस लागू होने के बाद में किसी भी रेजिमेंट में किसी भी में इसे किसी भी व्यक्ति को जाति विशेष के आधार पर न हो कर उसके टैलेंट के इस हिसाब से उसमें भर्ती किया जाएगा। तो इस स्कीम से जो भी है बेनिफिट हैं वो आर्म फोर्स को क्या होंगे, और सेना में जो भर्ती करने वाली जो संस्था है जो सरकार है उससे इसमें क्या फायदा होने वाले हैं। योजना के अनुसार बलों में औसत आयु आज 32 वर्ष की है। आज जो आर्म फोर्स आप जानते हैं कि इसमें हमेशा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, इसमें हमेशा जो अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में जो औसत आयु है वो आयु सेना में अभी 32 वर्ष की है, जो 6 से 7 वर्षों में घटकर 27 वर्ष के समथिंग हो जाएगी। क्योंकि 17.5 से लेकर 23 साल तक तो इन्होंने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एप्लीकेबल किया है। 23 साल तक का व्यक्ति इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। मान लीजिए 23 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने अप्लाई किया और इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो इसमें +4 जोड़कर 23 और 4 27 वर्ष की आयु इसकी हो जाएगी। तो 27 वर्ष की आयु इसकी होने पर जो एवरेज जो फोर्स में एज होगी वो 32 साल से घटकर 27 वर्ष की हो जाएगी, जो कि ये मैक्सिमम होगी। क्योंकि 23 साल से ऊपर का आवेदन नहीं कर सकता, और आवेदन नहीं कर पाएगा तो 27 वर्ष से ऊपर की आयु किसी भी जवान की नहीं होगी। एक युवा सशस्त्र बल उन्हें नई तकनीक के लिए आसानी से प्रशिक्षित करने की आज़ादी देगा। जब मान लीजिए यूथ को इसमें रिक्रूट किया जाएगा, नया यूथ होगा, तो वो सोचने और समझने की जो उसकी टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से जो नई तकनीक आएगी उसे वो आसानी से समझ पाएगा और उससे जुड़ पाएगा। दोस्तों ये एक जो ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से इस चीज़ को देखा जाता है। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है 30+ होने के बाद में या 40+ होने के बाद में, उसमें जो एक समझने की जो उसकी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, या किसी भी ऑर्डर को एज इट इज़ फॉलो करने की जो टेंडेंसी होती है अपने सीनियर्स की या किसी और किसी अन्य लोगों की, फैमिली में भी ऐसी सिचुएशन है जो देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में 30 या 40 के लोगों में ये टेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसी ऐसी स्थिति में अगर 27 वर्ष का युवा मान लीजिए मैक्सिमम अगर सेना में होगा तो उसे नई चीज़ें सीखने में अच्छा भी लगेगा, और वो हर आदेश को अ, मानकर उसकी पालना करके और उस नई तकनीक को अपने जीवन में उतार लेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार भी मिल सकेगा। सेना में जब मान लीजिए 27 साल के बाद में उसकी विदाई हो जाएगी, उसे सेना से हटा दिया जाएगा, उसे सेवा सेना में नहीं ली जाएगी, उसके बाद में वो किसी भी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है, किसी भी सैलरीड कंपनी में काम कर सकता है, किसी भी अन्य एग्ज़ाम को भी फाइट कर सकता है। उसके लिए उसे छूट दी जाएगी।
उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं रखी जाएगी कि ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कर सकते, या सेना से रिटायर होने के बाद किसी और एग्ज़ाम को या किसी भी और जगह पे आप जॉब नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति इसमें नहीं रहेगी। तो इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। मेन जो इसमें बेनिफिट है स्टूडेंट को, वो बेनिफिट मेनली यही है कि सबसे पहला तो जो उसकी एज है, वो एज में कम से कम 12 लाख रुपए उसके पास में एकत्रित हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी सेविंग है। इसके बाद में जो उसे मंथली जो सैलरी मिलेगी वो तो अलग से ही है। तो एक स्टेबिलिटी हर यूथ, हर जवान के जीवन में आ जाएगी। दूसरा बेनिफिट यह है कि वो 27 साल की एज के बाद में जो अपनी, अगर मान लीजिए कोई भी उसकी मनचाही अगर जॉब उसे करनी है या किसी भी अदर रिक्रूटमेंट में उसे जाना है, तो वो भी ऑप्शन उसके लिए खुले हैं। अगर मान लीजिए हमारे देश की बात करें या यूपीएससी की ही बात करें, जो कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, जो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें भी अगर बात करें तो जनरल के लिए 32 ईयर्स की इसमें जॉब, इसमें एज रखी गई है। और 32 ईयर्स की जो एज है और प्लस 5 अटैम्प्ट भी जनरल के लिए होते हैं, तो 5 अटैम्प्ट 27 साल के बाद में अगर आप देखें तो 5 अटेम्प्ट वो आराम से पूरे दे सकता है और 32 वर्ष की आयु तक अपने जो पेपर है उसे फाइट कर सकता है और एक अच्छी जॉब में वापस से जा सकता है। तो ये जो दो बेनिफिट हैं उसमें मेजर बेनिफिट हैं। दूसरा ये बेनिफिट है कि हर जवान को एक लिमिटेड समय के लिए, माफ कीजिएगा, लिमिटेड समय के लिए जो देश की सेवा करने का भी इसमें मौका उसे मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये कई सारे बेनिफिट्स इस योजना में लाए गए हैं। लेकिन इस योजना के लागू होते ही देश में जो युवा हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ है, और वो हंगामे की जगह तोड़ फोड़ भी कर रखे हैं। बिहार में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ट्रेनें भी जला दी गई हैं। तो ये सब करना बहुत ही गलत है, और जो सरकार ने जो नई स्कीम बनाई है वो बहुत ही समझ कर, सोच समझ कर बनाई होगी। और जो रक्षा से संबंधित जो भी लोग हैं, जो भी टॉप क्लास लोग हैं, वो टॉप क्लास लोग इसमें शामिल हैं, कमेटी में शामिल हैं, तो उन लोगों ने भी ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और इसमें निश्चित ही देश के युवा का भविष्य होगा। तो दोस्तों ये थी जो अग्निपथ स्कीम थी। अग्निपथ स्कीम में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, जो भी युवा सैनिक बनकर देश की सेवा करेगा, उसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपके लिए हमारे पास में कोई सुझाव हो तो उसे भी, सुझाव को हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाए। करंट अफेयर्स के वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलरली आते रहते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विशेषांक में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।